फिजाओं में कुछ खास रोशनी सी है, क्योंकि कोई है जो खुद के अलावा आपके बारे में भी सोचता है। माटी के लाल इन्हीं को कहते हैं जो खुद के अलावा दूसरों की ज़िंदगी में भी रोशनी भर देते हैं। झारखंड के शान शौकत खान आज हमारे साथ में हैं। वे किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, इसलिए सीधे हम आपको उनसे रूबरू करा देते हैं। बहुत स्वागत है डेली न्यूज़ झारखंड पर आपका। धन्यवाद आपका और आपके सारे दर्शकों का जी। आभार। सर, आपका नाम ही काफ़ी है, जिसके ज़ुबान पे सब यही सुन रहे हैं कि हर तरफ से मदद आ रहा है। अभी लॉकडाउन में भी, कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ उस वक्त भी आपके बड़े चर्चे हुए कि आपने दिन रात सबकी सेवा में लगा दिए। अब आप अपने मुख से ही थोड़ा सा बतलाएं दर्शकों को और भी ज़्यादा, कब से आप ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं? आप निःशुल्क बैंक चलाते हैं, कपड़ा बैंक, सत्तू बैंक, अभी आपने मनुष्यों के अलावा पशुओं के भी चारे की व्यवस्था करी है। तो इंसान जानवरों के लिए भी आप सोच रहे हैं। ये दिल, ये जज्बा कब से शुरुआत की, कैसे मैनेज कर लेते हैं? और आप शहीद के नाम पर भी काम कर रहे हैं, तो झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने कुल खानदान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, चलिए कैसे आपने शुरुआत किया, क्या क्या कर रहे हैं और लक्ष्य कहाँ तक है? देखिए, सबसे पहले तो हम आभार व्यक्त करेंगे अपने सभी चाहने वालों को, अपने दानदाताओं का, जो हमारी छोटी छोटी सोच को आज देश स्तर तक पहुंचाया और लाखों कहे तो कई लाख लोगों को निस्वार्थ मदद कर चुके हैं। हमारा पहला प्रोजेक्ट था राष्ट्रीय तिरंगा सम्मान समारोह। ये हमारा पहला कार्यक्रम था गढ़वा CRPF 172 बटालियन कैंप में सेना के साथ। तो सेना के साथ करने का एक उद्देश्य ये था कि अभी तक हम जितना भी बैंक चलाते हैं, हमारा कपड़ा बैंक, सत्तू बैंक, चावल बैंक और पुस्तक बैंक, 4 बैंक भी हमारा प्रत्येक दिन चलता है। मतलब कभी भी एक दिन भी ड्रॉप नहीं होता है। 365 दिन ये गरीबों की सेवा देता है। और हमारा उद्देश्य ये था कि झारखंड के पहले सौर चक्र विजेता गढ़वा जिले के एक CRPF के ही जवान थे, जो शायद 2010 में शहीद हुए थे बंगाल में। तो उनके शहादत के बाद उनकी मां को राष्ट्रपति के द्वारा झारखंड के पहला सौर चक्र विजेता से उन्हें नवाजा गया था। तो मेरे अंदर भी एक जज्बा हुआ कि मेरे जिला का रहने वाला है, मेरे शहर का रहने वाला बंदा है, क्यों नहीं उनके सम्मान में कुछ किया जाए। तो हमने सबसे पहले फिर शुरुआत किया कपड़ा बैंक। उसमें उस टाइम यहाँ गढ़वा के SDM थे राकेश कुमार जी, और हमारे कमांडेंट थे CRPF 172 बटालियन के कैलाश आर्य जी। उनके सहयोग और उनके साथ लेकर के हम ये इस कपड़ा बैंक की शुरुआत देश में शायद पहला था हमारा, जब देश में पहली बार कपड़ा बैंक का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा बता दूं कि आपके जो ऐसे कपड़े हैं जो आप नहीं पहनते पर वो सही हालात में है, तो घरों से जा कर के आप कपड़े उठाते हैं और जो ज़रूरतमंद है उनको बांटते हैं। यही है ना सर? यही, बिल्कुल यही है। लेकिन इससे अलग हट के थोड़ा सा उसको और हम बेहतर बना दिए। जैसे हम सब अपने जीवन में जो सक्षम परिवार से हैं, आप देखते होंगे कि हम लोग अगर अच्छे परिवार से हैं तो हम लोग कोई फेस्टिवल, कोई त्यौहार या कोई खास मौका है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? मॉल में जाके वहाँ शॉपिंग करते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीदते हैं। तो हमने एक छोटा मोटा गरीबों के लिए मॉल ही बना दिया। पूरा शोरूम ढंग का शीशा लगा के, AC वसी लगा के, और पूरा डिस्प्ले हमारे शोरूम में कपड़ों का लगा रहता है। जो कपड़ा कोई आम लोग देते हैं उसको वॉश करवाते हैं, उसको आयरन करवाते हैं। एक खास बात है कि ये कपड़े धुले हुए होते हैं। आमतौर पे घर से ऐसे कपड़े नहीं है, ये कपड़े लेकर के धुलाते हैं, वॉश कराते हैं, आयरन कराते हैं और बाकायदा शोरूम में सजा करके रखा है। मतलब गरीबों को भी पूरा सम्मान देते हैं आप। जी बिल्कुल। तो वही बताए कि पूरा वो डिस्प्ले में लगा रहता है और लोग शोरूम के अंदर जाते हैं और वो डिस्प्ले में खुद देखते हैं कि हमारे डिजाइन का कौन सा है, हमारे घर में कितने साल का बच्चा है, उसका कौन सा कपड़ा आएगा, वो खुद पसंद करते हैं और बिना कोई ID, बिना कोई प्रमाण का वो लेकर के चले जाते हैं। वो मुझे खुशी होता है। उससे भी अच्छी बात ये है कि सपोज करिए हम या आप एक अच्छे परिवार से हैं, तो स्वाभाविक है कि आप कोई कपड़ा पहने हैं, हम पहने, तो जरूर 1000 रुपये का होगा। ये गरीब लोग 100-200 रुपये का भी नहीं खरीद सकता है। अगर ये पहना हुआ शर्ट या कपड़ा या सूट, साड़ियाँ
अगर वो गरीब पहने, जो कभी जीवन में नहीं खरीद सकता है। अगर हमारी मिसेज 1000 रुपये की साड़ी पहन रही है तो कोई गरीब जीवन में 1000 रुपये का नहीं पहन सकता है। और वो डोनेट किया हुआ कपड़ा अगर हम किसी महिला को दे, हमें लगता है कि वो जिस महिला को देते होंगे वो उसका एक जीवन का अहम गिफ्ट कहिए, एक तोहफा उसके लिए महसूस होता होगा। और हर अच्छे कार्यों में वो पहनती होगी और दिखाती होंगी, या अपने बच्चों को दिखाते होंगे कि देखो हमारा भी बच्चा कितना, जबकि इतना महंगा वो नहीं पहन सकता है। तो कितना अनमोल है। मेरे लिए ये बेकार था। 2-4 कहाँ से ये सोच आई आपके अंदर कि हम तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, जो गरीब हैं, जो महंगे कपड़े स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं, तो ये आप सोचे कहाँ से कि कैसे हम अमीरों के जो कपड़े पड़े हुए हैं, जिसे वो एक बार दो बार पहन के रख चुके हैं, तो कहाँ से आपने ये सोचा? देखिए, ये प्रेरणा मुझे मिला, आप देखिए होंगे हमारा जो ऑफिस है वो ठीक प्रखंड कार्यालय के सामने है। और गढ़वा एक छोटा जगह है और गांव से घिरा हुआ है, जो हर जिले के हर गांव प्रखंड के लोग जिला में जरूर आते हैं, चाहे वो इलाज कराने हो, ब्लॉक के काम से हो, कोर्ट कचहरी के काम से हो, जरूर आते हैं यहाँ। बहुत लोग को आप देखेंगे कि जैसे यहाँ लोग आए किसी कारणवश, जैसे डॉक्टर ही बोल दिया आज कोई चेकअप हुआ, कल भाई फिर पुनः आपको आना है। अब उनके पास इतना पैसा या साधन नहीं है कि वो फिर गांव कहीं दूर जाए और कल पुनः गढ़वा वापस आए शहर। तो बहुत सारे लोगों को हम देखे हैं गर्मियों में खास तौर पे, या और मौसम में भी, कि आप देखेंगे कि टाउन हॉल में, बाजार में, या मेन रोड में, बस स्टैंड में, जहाँ उनको सुरक्षित जगह लगता है वो वहीं रात बिताते हैं, कि चूँकि फिर आना है, उतना किराया नहीं है कि वो आएंगे। तो हमारा कॉम्प्लेक्स पे भी बहुत तरह के ऐसे लोग आते हैं। कचहरी रोड में हमारा बिजनेस है, हमारा कारोबार है, तो लोगों को देखते थे कि वो सोए रहते हैं। तो हम भी बड़ा परिवार से हैं, कपड़ा भी ज़्यादा निकलता था घर में, तो करे क्या, तो उन लोगों को रात में ऐसे दे दिया करते थे, बांट दिया करते थे, ठंड में कंबल बांट दिया करते थे। फिर मुझे आया कि ऐसे देने से तो इनका हल होगा नहीं, क्यों नहीं इनके लिए कोई परमानेंट कोई प्रोजेक्ट ऐसा लाए जो गरीबों के जीवन में काम आए। तो फिर मैंने कपड़ा बैंक की शुरुआत की। कपड़ा बैंक की शुरुआत की, इसके अलावा आप पुस्तक बैंक, सत्तू बैंक वगैरह भी, उसके बारे में कुछ बताइए। अनाज भी आप दे रहे हैं कपड़ों के साथ साथ। जब कपड़ा बैंक की सफलता मुझे मिली, 1 साल में हमने लाखों लोगों को मदद किया, और बहुत हमारे चाहने वाले, हमारे दानदाता, हमारे गढ़वा के लोग के साथ साथ इंडिया के बहुत सारे लोग गढ़वा आए, जैसे दिल्ली से, मुंबई से, वाराणसी से, या अनेक जगह से यहाँ आए लोग, कपड़ा बैंक देखे। और पुराने कपड़ा तो छोड़ दीजिए, जब अब 1 साल के करीब हो गया तो लोग नए नए कपड़े डोनेट करने लगे, और अपने बच्चों का जन्मदिन, या अपने शादी की सालगिरह, या अपने परिवार के किसी सदस्य की पुण्यतिथि पे लोग नए नए कपड़े डोनेट करने लगे। शौकत जी, आपने लोगों को एक मंच दे दिया, कई लोगों के, हाँ, मुझे लगता है कि मंच प्रदान कर दिया। जैसे देना तो कई लोग चाहते थे, लेकिन वो कहाँ पहुँचाए वो गरीबों को, तो वो एक मंच दिया आपने कि भाई लाओ, मैं सबको बांटूंगा या सबको मुहैया कराऊंगा। और पुस्तक बैंक आपने विद्यार्थियों के लिए कैसे सोच लिया ये? जी। नहीं, तो अब जब ये प्रोजेक्ट हमारा सफलतापूर्वक हम आगे बढ़ गए, तो गर्मी का फिर सीजन आया। तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग अपने अपने तरह से लोग सेवा करते हैं, और जगह जगह कम से कम पानशाला जरूर लोग खोलते हैं पानी पिलाने के लिए। बहुत पुनीत कार्य करते हैं सभी लोग। हम भी पानशाला चलाते हैं। तो मेरे मन में आया कि जब लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, तो वही दिमाग में फिर आया कि बहुत सारे ऐसे गांव से लोग आते हैं, ग्रामीण या गरीब लोग, जो किसी काम से और भूखा रह गए, तो पानी तो हम लोग पिला देते हैं, तो क्यों नहीं उनके लिए एक सत्तू बैंक खोला जाए। तो बहुत सारे अपने मित्र से सलाह लिए, मशवरा लिए, सबने सहयोग किया, और हम घोषणा किए कि सत्तू बैंक हम इस तारीख से खोलेंगे, और जो लोग सहयोग करना चाहते हैं सत्तू से, वो मुझे सहयोग करें। आपको बताए हैं कि इतना मुझे अपने आप में गर्व होता है कि 1 घंटे के अंदर 1 क्विंटल से ज़्यादा सत्तू लोग मुझे डोनेट कर दिए, और जिसमें सब ब्रांडेड, एक भी खुला नहीं था, और सब ब्रांडेड। एक और हमारे सब्जी बाजार के एक दोस्त हैं हमारे, कमलेश जी नाम है, एक गुड्डू केसरी हैं,
ये दो पोस्ट पढ़ करके और अखबार में न्यूज में देख करके वो मेरे पास आ गए कि इसमें जितनी मटेरियल सत्तू में जैसे प्याज, मिर्चा, धनिया वगैरह वगैरह जो भी आता है लाइफ टाइम हम देंगे, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, नींबू वो देते रहे। अब ये निरंतर चला और पहले सीजन में गर्मी में 3-3.5 महीना मेरे ख्याल से वो चला होगा और 60,000 से ज़्यादा लोग लाभ मिला उनको, वो अपना पेट भरे निःशुल्क। कहा जाता है नर्स सेवा नारायण सेवा, तो आपने जनता की इतनी सेवा कर ली है कि दुआओं की बारिश हो रही है आपके ऊपर। अच्छा, विद्यार्थियों के लिए भी आपने उनको भी संवारा है, उनका करियर भी, जो सक्षम नहीं थे उनको आपने किताबें मुहैया कराई हैं। पुस्तक बैंक से पहले हम चावल बैंक पे आएंगे। अच्छा, ठीक। तो चावल बैंक पे आने का मकसद इसलिए है कि जब हम सत्तू बैंक, तो सत्तू तो गर्मी में जरूरत होती है, तो सत्तू बैंक को हम जब बंद किए, अब बारिश शुरू होने वाली थी, बरसात। अच्छा। और आप देखे होंगे बहुत जगह में, हम लोग भी देखे हैं और शहर में हम लोग रहे हैं, एक संपन्न परिवार से थे, उसके बावजूद भी मुझे याद है अपनी बचपन के जब हम लोग छोटे थे तो घर के लोग कहते थे कि बरसात आने वाला है। अच्छा। राशन इकट्ठा कर लो, चावल दाल वगैरह वगैरह जो घर का खाने पीने का सीजन है वो इकट्ठा कर लो। और दोस्तों लोगों में भी देखते थे, उनके परिवार भी जमा करते थे कि 8-9 महीने कमाओ लेकिन बरसात के लिए राशन आप इकट्ठा कर लो। तो जब हम बड़े हो गए, कुछ कमाने लगे, हमें कुछ अपने आप पे लगा कि अब हम कुछ कर सकते हैं औरों के लिए, तो हम सोचे कि अब जैसे आप देखेंगे कि डेली मार्केट लगाने वाले, ठेला लगाने वाले, बूट पॉलिश करने वाले या छोटा छोटा रोजगार, आप सपोज करिए 5 दिन बारिश हो रही है लगातार, तो जो डेली कमाने खाने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? उनकी कुछ कमाई हुई नहीं तो खाएंगे क्या? जी। हम लोग तो राशन इकट्ठा कर लिए या अपनी सुख सुविधा के अनुसार सारा रख लिए, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो जिस दिन हमने सत्तू बैंक की समापन किया उसी दिन हमने चावल बैंक की शुरुआत किया। और हमारे एक मीडिया मित्र ही हमारे सबसे पहला दानदाता थे, जो 2 बड़ा चावल डोनेट किए हमारे उस घोषणा के साथ, जिसमें प्रत्येक दिन कोई भी व्यक्ति 2 किलो चावल मेरे से ले जा सकता है। प्रत्येक दिन एक बंदा अगर 30 दिन आए तो 30 दिन उनको 2 किलो चावल मिलेगा, तो महीना का उसको 60 किलो चावल हो गया। तो हमें लगता है 60 किलो में एक बड़ा परिवार भी होगा तो उनका। तो मुझे लगता है कि ये भारत सरकार के अलावा इधर शौकत सरकार भी चल रहा है। सरकार तो वोट के लिए काम कर रही है, लेकिन आप निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, हर दिन 2 किलो आप चावल दे रहे हैं। तो ऐसा मतलब कपड़ा भी आप दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, पढ़ाई भी दे रहे हैं, तो सबको आपने छू लिया, गरीबों को, बच्चों को। तो अब ये जब चावल बैंक हमारा चला तो इसका भी 1 साल जब पूरा हो गया तो इसमें भी लगभग 60 से 80 हज़ार लोग को हम लाभ दिए। जितना लोग आए और लेकर के चावल चले गए। तो फिर एक जुनून मेरे अंदर आया, जैसे गांव में जाते थे कपड़ा वगैरह बांटने या राशन बांटने या जो ज़रूरत की चीज़, तो हम लोग महसूस किए गांव में, जैसे कभी स्कूल में चले गए, तिरंगा का कार्यक्रम करते हैं तो हर स्कूल, कॉलेज, मदरसा, बहुत जगह, यहाँ तक कि जेल के अंदर भी तिरंगा का कार्यक्रम कर चुके, CRPF कैंप में कर सके, पुलिस लोग के साथ कर चुके। तो गांव में जब हम जाते हैं तो वहाँ देखे कि लोग, बच्चा तो स्कूल में आ जाता है जी, लेकिन सरकारें उनको उनका हर वर्ग का किताब उपलब्ध तो करा देता है, लेकिन वहाँ से उनका हल नहीं होना है। उसके लिए उनको कटर चाहिए, पेंसिल चाहिए, एग्जाम आया तो कलर चाहिए, पेंसिल चाहिए, कॉपी चाहिए, स्कूल बैग चाहिए, मोजा चाहिए, जूता चाहिए, ये कहाँ से लाएंगे गरीब? अच्छा, तो ये किताब, आप ये सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं, कॉपी, कलम, पेन जी। तो हमें लगा कि बच्चों की जब शिक्षा की शुरुआत जब होती है तो ज़्यादा कष्ट होता है शुरुआती बच्चों का। तो हमने 0 क्लास से 5 क्लास तक के बच्चों के लिए निःशुल्क पाठन सामग्री का पुस्तक बैंक खोला, हमारा जो चौथा बैंक था। और वो हमारा पुस्तक बैंक 0 से 5 क्लास बच्चों को उपलब्ध कराता है। तो सारा चीज ग्रामीण एरिया में जाकर आप स्वयं बच्चों को देते हैं? जैसे पूरा सप्ताह हमारा बैंक चलता है, समय 11 बजे से 2 बजे तक कचहरी रोड में। अच्छा। अलका कॉम्प्लेक्स में जी। जैसे संडे हम नहीं जा पाते तो संडे हम किसी गांव में निकलते हैं। बहुत सारे, अब तो इतने लोग चाहने वाले हैं और इतने लोगों की आस और उम्मीद है हमसे
कि लगातार रोज आता है हमारे पास फोन कि सर आज इस गांव में आ जाइए, तो आज उस गांव में। तो संडे हमारा जो खाली रहता है तो वो गांव में पहुंचते हैं। और अच्छी बात एक और है कि अब इसकी शुरुआत जब हम इतने बैंक खोल दिए तो कई लाख लोगों को, अभी बता दें कि कपड़ा बैंक से 5 लाख से ज़्यादा लोगों को मदद कर चुके, सत्तू बैंक से 80,000 से ज़्यादा लोगों को मदद कर चुके, और चावल बैंक से भी 80,000 लाख से ऊपर मदद कर चुके, और पुस्तक बैंक से भी लगभग इतने से ज़्यादा लोगों को मदद कर चुके। अब इसमें हमारा परिवार के एक एक सदस्य का सहयोग मुझे मिलता है। तो हमारी मम्मी, मेरे पापा, मेरे बच्चे, मेरी मिसेज, मेरा बेटा, वो अगर हम शहर से कहीं बाहर हैं तो सारा प्रोजेक्ट बिल्कुल मेरी तरह हमारा बेटा भी संचालित करता है, जो मुझे अच्छा लगता है। जी जी। तो 5 वर्ष से अनवरत आपकी यात्रा जारी है, लक्ष्य क्या है, कहाँ तक पहुँचना है? क्या झारखंड के बाहर भी जाना है? जाना तो मुझे कहीं नहीं है, लेकिन पूरे देश भर में जा चुके हैं। आज हमारा करीब 60 से ज़्यादा बैंक पूरे देश भर में कपड़ा बैंक चल रहा है। 60 से ज़्यादा पूरे देश में? जी। कोई कुछ शहर आप गिनाएं? झारखंड की बात करें तो आपका पलामू चल रहा है, गढ़वा में 6-7 जगह चल रहा है, आपका रांची में चल रहा है, धनबाद में चल रहा है, बिहार के कई जगह में चले। उससे भी एक बढ़िया खबर आपको बता दें, चूँकि आप न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, तो एक ईटीवी नेटवर्क के सबसे सुप्रसिद्ध कलाकार हैं मनीष महिवाल जी। उनका एक कार्यक्रम ईटीवी पे आता था, बड़ा मशहूर, अभी भी आता है, जनता एक्सप्रेस करके। अभी वो 25 दिसंबर को उन्होंने पटना में एक भव्य तरीका से कपड़ा बैंक खोले। तो अब ऐसे ऐसे हस्ती कपड़ा बैंक खोल रहे हैं, इससे बड़ा गर्व की बात क्या हो सकती है। आप चल रहे हैं, कारवां आपके साथ जुड़ता जा रहा है, आगे बढ़े। चलिए, बातचीत के दौर को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है एक छोटे से ब्रेक की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम, और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़िले में चर्चा आम है कि सरकार और प्रशासन से पहले शौकत खान जी पहुँच जाते हैं गरीबों की मदद करने। क्या ऐसा बात है सर, आप सरकार को भी पीछे छोड़ रहे हैं? नहीं, सरकार तो सरकार है, सरकार का भी सहयोग और साथ मिलता है, चाहे वो सरकार पक्ष की हो या विपक्ष की हो, सबका सहयोग मुझे मिलता है, वरना इतना बड़ा काम को अंजाम नहीं दे पाते। सबका सहयोग और आशीर्वाद मिलता है, बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, एक फ़ोन पर आप मदद करने पहुंच जाते हैं। अभी जैसे कि सर्दी का मौसम चल रहा है, 11 बजे भी अगर आपको पता चलता है कि कहीं गरीब सड़क पे ठिठुर रहा है, तो आप उसे कंबल उड़ाने पहुंच जाते हैं। देखिए, ये अब मेरे जीवन शैली में शामिल हो गया है, अब ये मेरे लिए कोई नया नहीं है, और लोगों को उम्मीद है हमसे, इसलिए हमें लगता है कि सबसे पहले लोग हमें खोजते हैं। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि कम से कम लोग मुझे अपना समझते हैं, मुझे याद करते हैं। अच्छा, याद करते हैं तो मुझे कुछ याद आया कि 2017 में जब बिहार में बाढ़ आई थी तो अनवरत 15 दिन अपने वहाँ तपस्या कर दी थी जाकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ही यादगार पल था। बिहार में 2017 में जब बाढ़ से भारी तबाही हुई थी, बहुत ज़्यादा, वहाँ तो हालांकि बराबर बाढ़ आते रहता है, लेकिन 2017 में ज़्यादा तबाही हुआ था। तो मुझे लगा कि यार कुछ करना चाहिए बाढ़ पीड़ितों के लिए। तो हमने यहाँ के एसपी थे उस टाइम पे मोहम्मद अरसी जी, अभियान एसपी थे सदन कुमार जी, उनसे हमने चर्चा किया कि सर मुझे जाना है। तो बोले तो आप बिहार जाओगे? हम बोले हाँ सर, हम बिहार जाएंगे। आपसे मदद मुझे चाहिए ये कि कहीं प्रशासनिक मदद की आवश्यकता हो तो आप मुझे वहाँ दिलवाइएगा। उन्होंने कहा कि आप जाओ, हम साथ में हैं। सर के ही साथ हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जानकारी दिए, और हमने घोषणा किया कि हम इस तारीख को बाढ़ पीड़ित को मदद करने के लिए हम बिहार जाने वाले हैं। मैं क्या बताऊँ अपने दानदाताओं को, जितना सैल्यूट करूँ कम है। कुछ ही पल में मुझे सैकड़ों झोले नए कपड़े मिल गए कि सर आप ले लो। पैसे के लिए भी बहुत लोग आगे बढ़े, लेकिन हमारा बैंक आज तक किसी से 1 रुपये न लिया है, न भविष्य में कभी लेगा। इसीलिए हमने एनजीओ भी नहीं बनाया, न मुझे किसी पॉलिटिक्स या राजनीति से मतलब है, कभी भी नहीं, लाइफ टाइम नहीं, कभी भी नहीं, और न कभी एनजीओ बनाएंगे, कभी नहीं। क्योंकि भगवान जितना दिया है हम सुकून के साथ खुद हैं और अकेला करते हैं। इसीलिए हम कोई टीम, संगठन
या कमिटी नहीं बनाते हैं, बस अकेला है हम। अभी सर कोरोना के टाइम में भी आपने आम जनता की काफ़ी सेवा की। हाँ, तो पहले वो बिहार की थोड़ा चर्चा कर ले। तो जब हम इनके सहयोग से बिहार हम पहुँचे तो सबसे पहला हमारा जिला था बेतिया। वहाँ पे हम लगभग 5 से 7 दिन तक वहाँ लोगों के बीच राशन और कपड़ा और मेडिकल की टीम के साथ दवा, डॉक्टर भी हम लोग लेकर के वहाँ सहयोग किए। वहाँ के बाद हमारा अगला पड़ाव हुआ कटिहार। वहाँ रख करके हमने 1 सप्ताह तक से ज़्यादा वहाँ दिया। कटिहार जब हम और हमारी टीम वहाँ मदद के लिए पहुँचे तो वहाँ कोसी नदी का जो दृश्य था बहुत दर्दनाक दृश्य था। वहाँ जब हम अनाज और कपड़े बांटते थे तो कई जगह ऐसे होते थे कि लोग अनाज लूट लेते थे। अच्छा। लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारते थे। जिस गांव, जिस मोहल्ले में लोग अनाज लूट लेते थे हमसे, उसी गांव में फिर जाते थे कि तुम लूटो, अपने घर को ले जाओ जितना अनाज चाहते हो। यहाँ से हम पैसा भेजते थे अपने टीम को, वहाँ वो चावल, मुरही, गुड़ और जो सूखा चीज़, चूँकि पूरा तो शहर गीला था, खाना राशन तो बन नहीं, चावल दाल बन नहीं सकता था। बहुत ऐसे गांव थे तो सूखा राशन उनको उपलब्ध कराते थे, जिसमें जो बताया मुरही, चूड़ा, गुड़ वगैरह वगैरह। और इतना बांटे कि वो लोग थक गए, हम लोग नहीं थके। पूरा गांव फिर सपोर्ट किया। फिर हमने नाव को कोसी नदी पे 1000 रुपये में किराया पे नाव लेकर के फिर कोसी नदी बोला कि उस पार जाओ। तो नदी को जब उस पार गए तो बंगाल एरिया शायद है, मुझे डिटेल वहाँ की जानकारी पहले भी नहीं था, अभी भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो बंगाल का एरिया था। उस गांव में जब हम पहुँचे, बहुत सारे वीडियो तस्वीर है मेरे पास, हमें लगता है कि अगर 100 बच्चा मिलता था तो 5 बच्चों के तन पे कपड़ा होता था, 95 बच्चे के तन पे कपड़ा नहीं था। बहुत लोगों को वहाँ जितना मेरे अंदर ताकत था उसके अनुसार हम वहाँ मदद किए। फिर वहाँ से हम वापसी आए तो लास्ट टाइम में मुजफ्फरपुर हम सेवा दिए और फिर उसके बाद हम वो वापस यहाँ आ गए। अब आप चर्चा कर रहे थे लॉकडाउन का। जी, कोरोना के लॉकडाउन का। तो सबसे पहले तो हम फिर से आभार व्यक्त करेंगे अपने गॉड को कि कम से कम एक 2020 जो बहुत खराब था पूरे विश्व के लिए, हमारे देश के लिए भी, इससे कम से कम निजात मिला। उस पड़ाव को हम लोग पार किए। तो उसमें मेरा ख्याल आया कि हमारा तो बैंक चल ही रहा है और जो लोगों का, चूँकि लॉकडाउन में भारत सरकार, राज्य सरकार का जो गाइडलाइन आया उसके तहत हमने भी कपड़ा बैंक बंद कर दिया, चूँकि यहाँ तो भीड़ लगती थी। फिर जितने गरीब थे, चूँकि उनको ज़रूरत तो और ज़्यादा थी, जितना दिन हम बैंक चलाए उससे ज़्यादा ज़रूरत थी इसमें, तो हम उनको अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से लोगों को सूचित किए कि जिनको भी राशन की आवश्यकता हो वो मुझे फ़ोन पे सूचित करें, हम आपके घर तक जाएंगे और आपके घर के बाहर राशन रख करके और आ जाएंगे। लोगों से अपील किए कि कोरोना काल में आप मुझे कोई भी तरह का सामान, जो सामग्री मुझे डोनेट करते थे, आप मत कीजिए और हम लेंगे भी नहीं आपसे। आप बाहर नहीं निकल सकते तो अपने पड़ोसियों को सिर्फ मदद करो और जितना हो सकेगा हम अपने तरफ से, अपने खर्च पे हम लोगों तक राशन पहुंचाएंगे। तो राशन जब पहुंचाने लगे तो बहुत सारे फिर ऐसे एक नया दृश्य दिखा मुझे, बेजुबान जानवर। आप शहर में देख ले या गांव में देख ले, जैसे लॉकडाउन में उसको लवारिस इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वो बड़े बड़े गाय हैं तो लवारिस है नहीं, लेकिन हालात ऐसा था कि जैसे कोई ग्रामीण जानवर को रखा है, सपोज करिए 2 गाय को रखा है, अब वो लॉकडाउन में खुद अपना या अपने बच्चों का परिवार पाल नहीं पा रहा है तो जानवर को कहाँ से खिलाएगा। तो वो जानवर को छोड़ देता था कि जाओ इधर जंगल झाड़ जहाँ कहीं मिल जाए वो दे दो। तो कहाँ मिलेगा, एक बंदा रोड पे नहीं दिखता था, सिवाय पुलिस का एक बंदा सड़क पे नहीं था। तो हमने लगा कि यार अब तो जानवर के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो हमने एक नया तरह का प्रोजेक्ट वहाँ पे सोचा, क्योंकि जब सरकार या प्रशासन कुछ छूट देती थी हम लोग को तो उस छूट के दौरान हम लोग को राशन, सब्जी वगैरह वगैरह घर का हर ज़रूरतमंद आदमी ये करता था। तो हम देखते थे कि भाई यहाँ तो किसान लोग भी अपने सब्जी या जो कुछ भी उगाते हैं हम लोग के लिए उनका भी पूरा नहीं बिक पा रहा है। तो भाई वो तो हमारे अन्नदाता हैं,
तो यार उनका अगर नुकसान होगा तो भारी नुकसान है। तो हम बोले अब क्या होगा, तो फिर हम बाजार समिति पहुँचे, बहुत सारे किसानों से मिले जो गांव से आते हैं, उन लोग से मिल करके हम बोले जितना सब्जी आपका बिक जाता है आप बेच दो, जो सब्जी नहीं बिक पाता है, कुछ सब्जियां, सारी सब्जियां ने, जैसे साग और गाजर, बैगन, और उस टाइम गर्मी का सीजन था तो तरबूज वगैरह वगैरह, कि जो नहीं बिके वो मुझे दे दो। तो हमारे वही फिर दोस्त थे गुड्डू केसरी बाजार समिति वाले, उनसे हम संपर्क किए कि भैया जो सब्जी इनका नहीं बिके आप यहाँ दे दो। तो बहुत सारे किसान हमें बेच देते थे वो सामान। उनको ये भी बोलते थे आप मुझे कम में मत बेचो, जो आपकी रेट आता है, जो रेट भाव में आप बेच रहे हो उसी में बेच दो। तो वो रोज सब्जी हम खरीद लेते थे 11 से 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद से लेकर के 3-4 बजे तक हम वो जानवरों को खिला देते थे। तो 2 आदमी का पेट भर गया। एक तो किसान जो हम लोग के लिए अनाज उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, उनका नुकसान नहीं हुआ। एक कोशिश थी हमारी, ऐसा नहीं कहेंगे कि अब उनको सारा लाभ मिल गया, नुकसान तो सबको हुआ, लेकिन उनका भी जो नुकसान होता वो कम से कम भरपाई हो गया। और वो जितने लवारिस जानवर शहर में दिखते थे वो कम से कम हम लोग उनको भोजन उपलब्ध कराने लगे। और मुझे एक अच्छा सा अनुभव और एहसास होने लगा कि ये क्या हो रहा है मुझे खुद पता नहीं। हम तो यही कहेंगे कि ये सब ईश्वर ही करवा रहे हैं, मेरे बस की बात नहीं था एक बंदा का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत खान साहब, अपने अनुभव, अपने समाज सेवा के कुछ पल हमारे डेली न्यूज़ झारखंड के दर्शकों के लिए साझा किए हैं। मैं आपके लिए एक ही लाइन कहूँगी कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पर रोती है, तब जाकर चमन में पैदा होता है दीदावर ऐसा।